In the previous lecture related to the 11, we have studied about the mathematical tools for the physics there. But for the mathematical tools for the physics, we are divided into the two sections. One is scalars and vector, and another is calculus. Okay. I told in the 9 foundation also, in the 10 foundation. Okay. So वो कितना important है, मैंने आपको इससे पहले जो 2 वीडियोस अपलोड किया नीट 2024 रिलेटेड, तो आप उसमें जाके चेकआउट कर सकते हो. ओके. बट टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट द वेक्टर्स, क्योंकि इससे पहले एक ही वीडियो गिरा है वेक्टर्स पे, और वो मैं पूरा उसको सेक्शन को कंप्लीट करके उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को स्टार्ट करना चाहता हूँ. ठीक है. ऑफलाइन में थोड़ा प्रैक्टिस ज़्यादा होती है, ऑफलाइन में इंटरेक्शन ज़्यादा होता है. ऑफलाइन में लोकल लैंग्वेज, जो कि लोकल बच्चे होते हैं, उनका इंटरेक्शन बहुत अच्छी तरीके से लोकल लैंग्वेज में कर पाता हूँ. बट याद रखिए, पहले मैं मराठी में वीडियोस अपलोड करता था, अभी बाद में प्योर इंग्लिश में, फिर इंग्लिश का अभी मेरे को अभी थोड़ा हिंदी में टैकल करना पड़ता है. ठीक है. अब वो बीच बीच में हिंदी, उसको भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से उसको सीखना भी चालू किया. ठीक है. याद रखिए, बहुत हार्ड होता है क्योंकि वो रफ ऑन हिंदी है और ये थोड़ा प्योर वन, अभी उसको मैं कन्वर्ट करते जा रहा हूँ स्लोली. सो टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट वेक्टर एनालिसिस. इससे पहले मैंने वेक्टर्स को अपलोड किया था और वेक्टर को हमने अंडरस्टैंड किया था कि बाबा एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स बाय यूजिंग द रूल्स. बट टुडे वी हैव टू टेक द प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स. नेक्स्ट सेक्शन को हमें अंडरस्टैंड करना है, उसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स के बारे में. सो प्रोडक्ट हम ले सकते हैं वेक्टर का. ठीक है. बट प्रोडक्ट लेने के 2 टाइप के प्रोडक्ट होते हैं. ठीक है. देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ द प्रोडक्ट. वन इज अ स्केलर प्रोडक्ट and another is a vector product. अब प्रोडक्ट लेना ही क्यों है? ठीक है. मान लेते हैं फिजिक्स में अगर आप फोर्स लेते हो, दैट इज अ मास इनटू एक्सेलरेशन. मास इज अ, अगर आप लेते हो तो स्केलर है. ठीक है. तो वहाँ पे ये रूल्स हमने अप्लाई करते हैं. वहाँ पे जनरल हम क्या लेते हैं, एक्सेलरेशन को ही हम वेक्टर बोल के वहाँ पे लेते हैं. ठीक है. बट जो अगर आप वर्क लेते हो, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वहाँ पे दोनों भी वेक्टर क्वांटिटी है, बट उनका प्रोडक्ट स्केलर है. ठीक है. बाद में पूरा समझाऊंगा. जैसे ही इससे रिलेटेड हम वेक्टर से रिलेटेड जो जेई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नीट में क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे अच्छे तरीके से, और मैं आपको पूरा समझा के दूंगा वहाँ पे कि किस तरीके से रूल्स वी हैव टू अप्लाई. बाद में वी विल डिस्कस अबाउट द वेक्टर प्रोडक्ट ऑल्सो. सो प्रोडक्ट के देयर आर द 2 टाइप्स. One is a scalar product, another is a vector product. So first we will start the scalar product here. ठीक है. स्केलर प्रोडक्ट को स्टार्ट करता हूं. तो स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है? मान लेते हैं अगर मैं 2 वेक्टर लेता हूं, इफ आई एम टेक द 2 वेक्टर्स, नाउ दिस इज अ ए वेक्टर एंड अनदर इज दिस इज अ बी वेक्टर. Now this is a vector, you know, okay, and this is a b vector. दोनों को मैग्नीट्यूड भी है, साथ में साथ क्या है, डायरेक्शन. तो मैं क्या करता हूँ, इस 2 वेक्टर्स को ज्वाइन कर लेता हूँ. ठीक है. अगर आप देखते हो तो मैं 2 वेक्टर को ज्वाइन करता हूँ. ठीक है. स्टेप्स को देखो, स्टेटमेंट आपको खुद समझ में आएगा. नाउ आई विल टेक द दिस इज आई विल टेक द वेक्टर ए हियर, and I will take this is a vector B. So if I am take these 2 vectors, now I am joining these 2 vectors at the one common point here. एक कॉमन पॉइंट में उसको मैंने ज्वाइन कर लिया. तो इन दोनों के बीच में अगर आप देखते हो तो क्या फॉर्म हो रहा है, एक पर्टिकुलर एंगल फॉर्म हो रहा है. क्या फॉर्म हो रहा है, एंगल. तो स्केलर प्रोडक्ट विच इज क्वाइट वेरी सिंपल. इफ यू टेक द वर्क is equal to force into displacement, means if you determine the value of the work, that you have to take the 2 vectors, उनको combine करना पड़ता है ना. Is that right? तो that type of concept is okay. So in the scalar product, if I am taking these 2 vectors, I am joining these 2 vectors at a one common point there. Now this is the angle formed between them. Am I right? So what is the rules of the scalar product here? ठीक है. उसका स्टेटमेंट कैसे आप समझ लोगे, देखो हाँ कितना सिंपल है. वेक्टर प्रोडक्ट को तो हमने स्टार्ट ही नहीं किया, उसको बाद में डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो इसका आप स्टेटमेंट क्या बनाओगे,
ठीक है। स्टेटमेंट 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 मैथमेटिकल फॉर्म से आप बना सकते हो। The scalar product, if I am take this is a vector dot b vector, so that dot indicating which type of product it is, scalar product. Okay, so this is a vector dot b vector is equal to magnitude of first vector into magnitude of the second vector into, अगर आप लेते हो तो कौन सा, कोसाइन एंगल फॉर्म बिटवीन देम, दैट इज अ cos थीटा। क्लियर? सो कितना सिंपल है। मैथमेटिकल फॉर्म से आप डेफिनेशन बना सकते हो। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स is defined at it is a product of the magnitude of the two vectors and the cosine angle formed between them, and that is a statement of the scalar product here. चलो मान लेते कभी कभी क्या होता है कि एक बॉडी पे कुछ इस तरीके से फोर्सेस आपको दिए जाते हैं, ठीक है। फोर्स कुछ इस तरीके से अप्लाई हुआ, ठीक है, इस तरीके से इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुआ, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में चलो मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, और दोनों के बीच में क्या फॉर्म हुआ, एंगल। तो अब क्या लोगे आप, जनरल यहाँ पे डिटरमाइन करो वर्क। तो समझ में आ रहा है कि हम जो स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट यहाँ पे जो स्टडी करने वाले हैं, इन फ्यूचर इसका काम किस तरीके से गिरने वाला है। समझ में आ रहा है, आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? क्योंकि यहाँ पे इस डायरेक्शन से जब मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ, फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर ही क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें क्या देगा, वर्क ही देगा ना, इज दैट राइट? बट वर्क कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इज दैट राइट? तो आप क्या करोगे, आप स्केलर प्रोडक्ट के रूल्स वहाँ पे यूज करोगे, इज दैट राइट? तो कितना सिंपल है देखो। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कि एप्लीकेशन किस तरीके से हमें यूज करना है, ठीक है। नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन, दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट। सीईटी वाले तो बस बल्ले बल्ले आपके कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो, ठीक है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, इट ओबेज द कम्यूटेटिव लॉ। इफ आई एम टेक दिस टू वेक्टर्स, दैट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अगर मैंने लिया तो ऑर्डर भी अगर मैंने चेंज कर दिया, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी लिया, तो दोनों की वैल्यू सेम आती है, इज दैट राइट? Second, it obeys the distributive law. If I am take these three vectors, this is the A vector here, this is a B vector here, and this is a C vector. But in the bracket, I will add these two vectors. Okay? So what does it mean? It will obeys the distributive. पहले क्या लेना पड़ेगा, A वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद द B वेक्टर लेना पड़ेगा, फिर A वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद द व्हाट, C वेक्टर लेना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो क्या होगा, दैट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, इज दैट राइट? सो इट ओबेज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हियर। नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू अप्लाई, ओके, अगर मैं पैरेलल वेक्टर्स ले लेता हूं, तो अगर दो वेक्टर्स पैरेलल है एक दूसरे को, तो ठीक है, इफ दिस इज ए वेक्टर हियर एंड दिस इज अ बी वेक्टर, यू नो, सो दीज आर द टू वेक्टर्स दैट आई हैव टेकन। तो मुझे बताएंगे इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा। एंगल कुछ फॉर्म हुआ क्या, हुआ ही नहीं ना, तो एंगल की वैल्यू कितना है यहाँ पे, 0 है। अंडरस्टैंडिंग, एंगल की वैल्यू कितना है, 0 है। तो इनका पैरेलल वेक्टर्स का अगर आप देखते हो तो डॉट प्रोडक्ट होगा क्या, होगा नहीं होगा, ये हट जा रहा है तो सेम डायरेक्शन में ले लो, ऐसा सेम डायरेक्शन में अगर हट जाता है, कभी कभी क्या होता है फोर्स के डायरेक्शन में, समझ में आ रहा है? देखो एप्लीकेशन किस तरीके से, फोर्स के डायरेक्शन में आपको बॉडी डायग्राम में बहुत इंपॉर्टेंट जाएगा, ठीक है। पीला वाला फोर्स है, उसी डायरेक्शन में अपना वाइट वाला डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो जो बताएंगे वर्क,
मिलेगा ना, वर्क की वैल्यू थोड़ी जीरो होगी, जिस डायरेक्शन से फोर्स है उसी डायरेक्शन में अगर आप देखते हो। बट व्हाट इज अ चार्ट वैल्यू, इसलिए नहीं क्या मैथमेटिकल टूल्स फॉर द फिजिक्स कितना इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आप साइन लेते हो और बाद में कॉस ले लेते हो, ठीक है, तो साइन ऑफ 0, 30, 45, 60, 90, इज दैट राइट? ठीक है, नाउ टेल मी साइन ऑफ 0, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, कॉस ऑफ 0, 1, यानी सबसे मैक्सिमम वैल्यू अगर साइन कॉस के अगर आप लेते हो तो मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 1 है। क्लियर? तो यानी जब कॉस ऑफ एंगल 0 है तो कॉस की वैल्यू मैक्सिमम है, यानी जिससे वर्क मिल रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो कितना यहाँ पे वेक्टर एनालिसिस हमें काम पड़ता है टू सॉल्व द बॉडी डायग्राम, जिस बॉडी पे हम फोर्सेस अप्लाई करेंगे और आगे चल के हम ज़रा डेप्थ में जाके स्टडी करेंगे, इज दैट राइट? तो इसलिए नहीं क्या, बहुत इंटेंशनली टीचिंग करना ज़रूरी है, फ्यूचरिस्टिक टीचिंग करना ज़रूरी है, जिसके कारण एप्लीकेशन बन पाए। Now I will take the next characteristics, that is the fourth one. I will take the anti-parallel vectors. Anti-parallel vectors के बारे में स्टडी कर लेते हो। तो anti-parallel vectors का क्या है? ठीक है, anti-parallels क्या होता है? चलो मान लेते हैं इस डायरेक्शन से फोर्स है, ओके, इस डायरेक्शन में मेरे को डिस्प्लेसमेंट कराना और यहाँ पे बॉडी है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो दिस इज अ ए वेक्टर, दिस इज अ बी वेक्टर, और यहाँ पे अगर आप देखते हो मुझे बताएंगे क्या होगा, एंगल की वैल्यू कितना होगी? 180 होगी, राइट? तो क्या होता है इन टर्म्स ऑफ द एंटी पैरेलल वेक्टर्स, समझ में आ रहा है? यहाँ पे वैल्यू कॉस ऑफ 0, 0, π/2 कितना होती है? 0, कॉस ऑफ 0, 1, कॉस ऑफ π/2 0, कॉस ऑफ π -1। तो जो यहाँ पे वर्क होगा ना, तो वर्क की वैल्यू निगेटिव होगी। सॉरी फॉर दैट, बहुत सारे आइडिया होती हैं, इसके कारण थोड़ा यहाँ पे एंगल की वैल्यूज इधर उधर हो रही थी। ठीक है, तो हो रहा क्या है यहाँ पे? वर्क क्या आ रहा है? यहाँ पे निगेटिव आ रहा है, समझ में आ रहा है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ही हम एप्लीकेशन ले रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे प्रोडक्ट माइनस आता है, और माइनस क्या दिखाता है पता है? फोर्स एक डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट अलग डायरेक्शन में, सो दैट्स वाई वर्क निगेटिव है। क्लियर? अब फिफ्थ वन हम कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं। व्हाट इज मीन बाय द परपेंडिकुलर वेक्टर्स हियर? परपेंडिकुलर वेक्टर्स क्या होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है? आप ये क्वेश्चन में दिया वाला होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन में आता है। डिटरमाइन द कोएफिशिएंट्स, ठीक है, ये मैं आगे चल के आपको जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना तब तो वहाँ पे आपको समझा दूंगा, ठीक है, किस तरीके से आते हैं न्यूमेरिकल। चलो मान लेते हैं मैं क्या करता हूँ, दिस इज अ वेक्टर और दिस इज अनदर वेक्टर, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो थीटा की वैल्यू कितना होती है? 90 डिग्री। तो मुझे बताएंगे दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, दैट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आता है? मॉड ए मॉड बी कॉस ऑफ व्हाट? 90। कॉस ऑफ 90 की वैल्यू कितना आती है? 0। तो क्या होता है? दिस टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट। वो डिटरमाइन करो बोल के बोलता है, तो मैं ये जो होगा ना क्वेश्चन आएंगे ना तो मैं आपको बोलूँगा, यहाँ पे जाके आप देख लेना, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है। आई होप वेक्टर एनालिसिस का स्केलर प्रोडक्ट अभी आपको सभी को समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में अंडरस्टैंड कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ओके। तो नेक्स्ट हमारा 5 हो चुके थे, तो छठवीं कैरेक्टरिस्टिक्स को हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इफ आई एम टेक दिस टू वेक्टर्स, नाउ आई विल टेक दिस इज अ ए वेक्टर, यू नो, and I will take this is a B vector. Now these two vectors I will discuss in the 3 dimension. So what do you mean by the 3 dimension here? आपको पूरा समझाऊंगा, which is very simple. ठीक है, इस तरीके से नाउ इसके ऊपर ही जान तो मैं कर लेता हूँ एडजस्टमेंट, ओके। नाउ दिस इज अ 3 डायमेंशन डायग्राम, ओके। इन द 3 डायमेंशन डायग्राम
यहाँ पे देखोगे तो कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस हियर. नाउ दिस इज अ वाई एक्सिस and that is a z axis. So these are the three axes here. Now the one person, now you can understand how the motion in 1 dimension, 2 dimension and 3 dimension that you are studying in the 9th. Okay, तो carefully observe करो, ये person जब भागेगा एक रास्ते पे, चलो मान लेते हैं यहाँ पे अपना पान पट्टी है, बोलो जुबान केसरी वाला. ओके, तो ये भाग रहा है इधर, तो मुझे बताएंगे इसका मोशन ओनली कौन से एक्सिस पे हो रहा है, एक एक्सिस पे. तो भले ही यहाँ पे 3 डायमेंशन प्रेजेंट हो, लेकिन ये पर्सन खाली एक ही एक्सिस को एक्वायर करके, दैट इज एक्स एक्सिस, तो मोशन जो होगा इन दैट केस 1 डायमेंशन में होगा. बट ये पर्सन उछल उछल के जाके यहाँ पे गिर जाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन, इज दैट राइट. तो मुझे बताएंगे जब ये इधर आया होगा तो जनरली अगर आप देखते हो तो y का कोऑर्डिनेट भी यहाँ पे ऑकर होता है. ठीक है, समझ में आएगा आपको, पूरा समझ में आएगा. ठीक है, अब ये जब पर्सन यहाँ पे होगा किधर, तो भी सॉरी फॉर दैट. ओके, अब ये पर्सन यहाँ पे होगा किधर, हवे में, इज दैट राइट. तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो एक यहाँ से ओरिजिन से अगर आप वेक्टर को प्लॉट करते हो तो वेक्टर आपको कितने डायमेंशन में प्लॉट करना पड़ेगा पता है, यहाँ पे 2 डायमेंशन में प्लॉट करना पड़ेगा. ठीक है, आपको पूरा समझा देता हूँ ना, बहुत ही सिंपल है. नाउ यू हैव टू टेक द कोऑर्डिनेट्स विथ रिस्पेक्ट टू द y, you have to take the coordinates with respect to the x. Now this motion is occurring in how many dimension, 2 dimension. Clear? तो आपको समझ में आ रहा है ना, एक पर्सन जो कि खाली चल रहा था तो मोशन इन 1 डायमेंशन हो रहा था, बट उछल उछल के जाना चाहता है तो 2 डायमेंशन हो रहा है. इधर राइट, समझ में आ रहा है. बट ये अगर हवे में उड़ के चल रहा है, उड़ने के बाद आपको मालूम है जेड एक्सिस का भी कोऑर्डिनेट कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्लॉट हो सकता है. ठीक है, now this motion in how many dimension, 3 dimension. Now this person is going right. This is the motion in 1 dimension. Okay, now x axis here. Okay, y axis ले लेंगे और इसके x axis ऐसा गया, समझ में आ रहा है, ऐसा ऐसा जा रहा. तो मोशन इन हाउ मेनी डायमेंशन, 3 डायमेंशन. तो हर बार उसकी पोजीशन में क्या होगा, चेंज होगा. तो मैं क्या किया, यहाँ पे 2 वेक्टर्स लिया जो कि कितने डायमेंशन में प्रेजेंट है, 3 डायमेंशन. अंडरस्टैंडिंग. यहाँ पे ऑर्थोगोनैलिटी में आपको समझा देता हूँ, मेरे माइंड में था ही पैरेलल वेक्टर्स, जो मैंने डेफिनेशन पार्ट लिया, आगे का पार्ट आपको क्यों नहीं लिया, बिकॉज बाय सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स वहाँ पे मैं समझा के देना चाहता था. ठीक है, अभी वहाँ पे सही वक्त आ गया स्केलर प्रोडक्ट में, तो आपको पूरा समझा ही देता हूँ. ठीक है, इरेज कर दूँ क्या, कर देता हूँ. राइट, तो यहाँ पे ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ द वेक्टर्स क्या होती है पूरा समझाता हूँ. यू कैन से द ऑर्थोगोनल वेक्टर्स. ओके, ट्रायड फॉर्म होना वहाँ पे. ठीक है, नाउ दिस इज अरे तो इसको बैक लेते हैं. ठीक है, राइट, अब सही लग रहा है. नाउ दिस इज 1 एक्सिस हियर. नाउ दिस इज अरे रुको, another axis here, and this is the third one axis. They are joined at the common point. उनको मैंने common point पे join कर लिया यहाँ पे किधर तो. ठीक है, so this is origin, you know, this is the origin. So what happen? इधर किधर तो भी चलो वैल्यू, इधर किधर तो भी कुछ ना कुछ तो भी 1 होगी, इधर 1 होगी और इधर 1 होगी. मैंने समझाया था जहाँ पे 1 होता है वहाँ पे अगर मैं वेक्टर को प्लॉट करता हूँ तो हमारे लिए 3 वेक्टर का इंट्रोडक्शन बन जाता है. So this is I will take the I cap, I will take this is a J cap, and I will take this is a okay Z axis है ना, sorry for that. So I will take this is a K cap, you know. So these are the 3 vectors which are I have just taken in the 3 dimension here. 3 dimension में उनको लिया और 3 dimension में यूनिट वेक्टर्स का काम क्या है मैं आपको पूरा समझाता हूँ. Now if I am take the one vector, if I am take this type of a vector again, this is in the 3 dimension, you know. और ये पर्सन का चलो मान लेते हैं, पर्सन यहाँ से उड़ के अभी इस पर्सन को इस पोजीशन पे मैंने लेके गया तो पोजीशन में क्या हुआ, चेंज हुआ. तो इसी डायरेक्शन में 3 डायमेंशन में उसको वेलोसिटी मिल गया, 3 डायमेंशन में एक्सेलरेशन फॉर्म हुआ.
3 डायमेंशन में फोर्स अप्लाई हुआ। इज दैट राइट? समझ में आ रहा है? जो वेक्टर क्वांटिटीज दैट वी आर स्टडिंग इन द रूल्स ऑफ द वेक्टर, यही रूल्स ऑफ द वेक्टर आगे चल के मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, मोशन इन 3 डायमेंशन में अप्लाई होता है। ठीक है, अभी देखो टीचिंग में अगर आप देखते हो तो माइल्डनेस दैट इज माई ओरिजिनल नेचर, बट मैं चिल्ला चिल्ला के क्यों समझा देता हूँ, क्यों मेरा वो इंटेंशन गावरान होता है, क्यों मेरी टीचिंग नहीं का लोअर बेस लेवल से मैं स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि हर एक बच्चे को ग्रास्पिंग हो पाए। अभी इस लेवल की टीचिंग कौन समझ पा रहा है? जिनकी लेवल यानी कि जिनके घर पे एटमॉस्फेयर अच्छा है, माँ बाप टीचर है, हर चीज़ कोई ध्यान देता है। लेकिन अगर ग्रामीण एरिया का बच्चा अगर सीखने को आता है, उसके माँ बाप को लिखना भी नहीं आता है, याद रखिए वो बिगड़ ना जाए इसलिए स्ट्रिक्टनेस रखना पड़ता है, तो रफ लैंग्वेज का यूज करना पड़ता है और गुस्सा आता है। ठीक है, तो अभी आप देखते हो तो ये पोजीशन में चेंज हुआ ना, तो इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी, इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, इसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुआ। क्लियर? इसी डायरेक्शन में मोमेंटम फॉर्म हुआ, व्हाट इट मे बी। तो आप यहाँ पे ए वेक्टर को आप किस तरीके से लेते हो? आई विल प्लॉट द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ओके, इसलिए ज़रूरी है। I will plot the rectangular components on the x-axis, rectangular components on the z-axis. यार कुछ इस तरीके से पैरेलल लेना पड़ेगा तो इस तरीके से आएगा। Now I have to take the rectangular component on the y-axis यार। तो यही वेक्टर को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, इफ़ यू डिटरमाइन द एग्जैक्ट लोकेशन तो आपको वाई एक्सिस पे ये डिस्टेंस पे मिलेगा, जेड एक्सिस पे ये डिस्टेंस पे मिलेगा और एक्स एक्सिस पे यहाँ पे मिलेगा। तो मैं यहाँ पे एक्सिस ही ले लेता हूँ ना, सीधा सीधा नाम ही लिख देता हूँ। सो आई विल टेक दिस इज द एक्स एक्सिस हियर, नाउ दिस इज द वाई एक्सिस हियर, नाउ आई विल टेक दिस इज द जेड एक्सिस हियर। सो दीज आर द 3 एक्सिस। तो 3 एक्सिस पे इसका अगर लोकेशन डिटरमाइन करना है तो आपको क्या करना पड़ रहा है? यू हैव टू प्लॉट द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर हियर, और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर से यू कैन डिटरमाइन द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ दैट पर्सन। इज दैट राइट? लोकेशन से हमें क्या इंडिकेट होता है कि पोजीशन में चेंज, तो वेलोसिटी कितना रही होगी, एक्सेलरेशन कितना फॉर्म हो चुका होगा, फोर्स कितना अप्लाई हो चुका होगा। इज दैट राइट? तो मैं क्या किया यहाँ पे, आपको समझ में आ चुका है कि मैंने क्या। अगर आप देखोगे तो इस डायरेक्शन से मैं यहाँ पे जेड एक्सिस का भी कंपोनेंट लेता हूँ। ठीक है, नाउ दिस इज ए वेक्टर इन द हाउ मेनी डायमेंशन? 3 डायमेंशन। क्लियर? तो एक्स एक्सिस के अलावा कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस फॉर्म हुआ, आई विल टेक द ए एक्स। वाई एक्सिस के अलावा कुछ ना कुछ अगर आप देखते हो, ये तो एक्स एक्सिस का ही बनेगा ना, तो ये जो देखोगे तो यहाँ पे रेक्टेंगल फॉर्म होगा कुछ इस तरीके से। इधर राइट? तो इस रेक्टेंगुलर की कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी? ए वाई होगी। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, समझ में आएगा। और जेड एक्सिस के अलावा ये एक्सिस के अलावा यहाँ से ऐसा, ओके, कुछ इस तरीके से क्या फॉर्म होगा? हाँ, ए जेड। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे डिस्टेंसेस फॉर्म हो चुके हैं। तो यही ए वेक्टर को मैंने कंपोनेंट्स में डिवाइड किया। आई एम जस्ट डिवाइडेड इनटू द कंपोनेंट्स हियर, और 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया। इज दैट राइट? एक्स एक्सिस के अलावा, वाई एक्सिस के अलावा और जेड। एक्स एक्सिस के अलावा क्या किया? ए एक्स, वाई एक्सिस के अलावा ए वाई, जेड एक्सिस के अलावा ए जेड। एम आई राइट? तो यही ए वेक्टर को आप कैसा करोगे? मैग्नीट्यूड डायमेंशन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, सॉरी डायमेंशन नहीं, ठीक है, जे कैप और ये क्या है? के कैप। इज दैट राइट? तो ए वेक्टर को मैं रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ, ठीक है, इन 3 डायमेंशन, दैट इज ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। क्लियर? वैसे ही सिमिलरली आई कैन टेक द अनदर वेक्टर हियर, एक दूसरा भी वेक्टर में ले सकता हूँ। इधर राइट? सो आई विल टेक दिस इज अ बी वेक्टर। तो सिमिलरली आप मेरे को बताएंगे जैसा ए वेक्टर का मैंने कंपोनेंट्स को डिवाइड किया, सीधा यहाँ पे आपको इक्वेशन समझ में आए कि ए वेक्टर को अगर हमें निकालना है तो ए एक्स कुछ ना कुछ तो ट्रैवल किया होगा एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे कुछ ना कुछ तो भी वैल्यू बनी होगी, और जेड एक्सिस पे कुछ ना कुछ तो भी वैल्यू बनी होगी। तो हमेशा जब वो पार्टिकल मूव होता है तो ए एक्स का कोऑर्डिनेट, ए वाई का कोऑर्डिनेट, अगर वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट और जेड एक्सिस के कोऑर्डिनेट में हमेशा क्या होते रहता है? चेंज होते रहता है, जिसके कारण क्या होता है? कंपोनेंट्स में चेंज होता है, तो उसका इम्पैक्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे गिरता है। तो आपको पूरा समझाऊंगा, बट वो न्यूमेरिकल के सॉल्व करने के टाइम पे। अभी फिलहाल के लिए तो मैं आपको थ्योरी एक ही समझा पा रहा हूँ। ऑफलाइन क्लास में थोड़ा ज़्यादा ही डेप्थ में जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे इंटरेक्शन होता है। मैं आपको 100 बार बोलता हूँ,
यहाँ पे इंटरेक्शन होता नहीं, कैमरा को देखते पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पे भी स्किल थोड़ा लगती है, ठीक है। तो कभी कभी वो मिस हो जाता है, तो आप समझ जाना कभी कभी। तो हो रहा क्या है यहाँ पे, बी वेक्टर को आप कैसे लिखोगे, इट इज अ बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, is that right? So this another vector b vector are resolved into the three components again, x axis component, y axis component and z axis component, clear? तो वेक्टर का जो कंपोनेंट्स होते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, वन डायमेंशन में खाली एक ही कोऑर्डिनेट होता है, टू डायमेंशन में दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, यानी दो कोएफिशिएंट होते हैं, और थ्री डायमेंशन में थ्री कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इज दैट राइट? क्लियर? अभी आप कौन सा भी बुक उठा लो, एररलेस उठा लो, दिशा पब्लिकेशन उठा लो, कौन सा भी बुक उठा लो, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ 8-9 बुक का मैं रेफरेंस लेके काम करता हूँ, ठीक है। और सीधा वो क्या है, बुक्स को रीड करना ज़रूरी होता है, एक बार पढ़ लिया वैसा नहीं होता है बाबा। नॉलेज अपडेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा बोलता हूँ कि नॉलेज हमेशा अपडेट करते रहो, ठीक है, तो ही स्टूडेंट अपडेट रहेगा। अगर टीचर जब अपडेट रहेगा, टीचर हवे में बात करने वाला होगा तो मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो हमेशा नहीं, क्या मैं जो स्ट्रेट रहता हूँ ना, सीधा बात करता हूँ ना, बिकॉज आई बिलीव ऑन माई हार्ड वर्क। आई एम नॉट अ टैलेंटेड पर्सन, क्योंकि मेरे से भी टैलेंटेड लोग इस दुनिया में हैं जो मेरे टीचर ही है जनरली, ठीक है, उनको मैं बहुत मानता हूँ। तो याद रखिए, खुद को बहुत कम समझ के काम करिए, हार्ड वर्क ट्रिमेंडस करिए। आप बोलोगे फिर राहुल सर ये नेचर कैसा आपका, आपके तो सिंपल बात कर रहे हो। तो याद रखिए, सिंप्लिसिटी किस लेवल तक काम करती है, ज़्यादा नॉलेज देना है, टाइम कम है, ठीक है। नॉलेज बच्चों के माइंड में घुसाना है हर एक लेवल का, तो वहाँ पे एग्रेसिव टीचिंग करनी पड़ती है, राइट? एग्रेसिव क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि हर एक स्टूडेंट जो कि डिस्ट्रैक्ट होता है उसका माइंड, उस ट्रिकनेस के कारण वो वहाँ पे टिका पाए और एडजस्टमेंट हो पाए उसके माइंड में, इज दैट राइट? सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट। द रिमेनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द रिमेनिंग प्रोडक्ट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर, बिकॉज ये बहुत वीडियो लेंदी होगा, फिर आप स्किप कर दोगे और इससे मेरा वॉच टाइम कम होगा, पैसा नहीं आएगा, ठीक है। सो टुडे विल स्टॉप हियर। समझ में आ रहा है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हम कैसा डिटरमाइन करेंगे, और नीट और जेईई में क्वेश्चन किस तरीके से आए हैं उनको भी हम फिर से टैली करेंगे। सो टुडे विल स्टॉप हियर।